सभी को, जो पैनलिस्ट हैं और एंकर महोदय हैं, सबको जय भीम। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं 1 मिनट में, तो दिक्कत नहीं होगी। जी जी मैं जी जी। आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि झल्ली साहब के साथ, सब लोग जानते होंगे आप झल्ली साहब को, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी। मैं उनके साथ 7 साल तक राष्ट्रीय महासचिव रहा और 8 साल तक उनके रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। तो बामसेफ में मेरा 15 साल तो सीधे सीधे केंद्र में काम करने का अनुभव है। इसके साथ बाद भी मैं मतलब सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक काम करता हूँ। आज का जो आपका विषय है, कर्मचारी और राजनीति। अभी ये जो विषय है काफी बड़ा व्यापक विषय आपने लिया है और बहुत जरूरी विषय लिया है। बामसेफ का तो गठन ही इस बात के लिए हुआ था कि साहब कर्मचारी जो है वो पे बैक टू द सोसाइटी करना चाहिए उनको। तो मैं समझता हूँ जितने लोग पैनल में जुड़े हुए हैं सभी लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि पे बैक टू द सोसाइटी करना चाहिए। अभी जहां तक कर्मचारी की बात है, कर्मचारी में जहां तक इन दोनों चीजों का संबंध है, तो कर्मचारी हैं ही 2 तरह के भारत में। एक तो धर्म आधारित व्यवस्था से आने के नाते कर्मचारी बन गए हैं और दूसरे वो हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था के कारण कर्मचारी बने हैं, जिसमें खास तौर से हम लोग आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे फूले साहब से लेकर के और अभी तक बाबा साहब तक सभी लोगों ने एफर्ट की, सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया। तो उसका रिजल्ट के रूप में हम मतलब कह सकते हैं कि हमारे अधिकांश जो कर्मचारी हैं बहुजन समाज के, उस जागृति की देन है या उस राजनीति की देन है। अब जहां तक हमारे जो कर्मचारी हैं, ये बात सही है कि हमारा मतलब जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है देश की, उससे सब अवगत हैं। 1000 साल में उन्होंने वर्ण व्यवस्था और ये सब क्रिएट करके, जातियां बना करके, उनका विभाजन करके, उनका मान अपमान करके, उनको शिक्षा रोक करके, सब इस स्थिति में ला दिया समाज को कि गुलाम भी बना देश और हम मतलब पीछे भी चले गए सारी दुनिया। उनको हम नहीं सही कर सकते, लेकिन हम अपने आप को सही कर सकते हैं। हमें मतलब ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम किसी को, उस आदमी की जिसकी मानसिकता मनुवादी है, उसको हम बदल देंगे। लेकिन हम अपने अंदर जो मनुवाद है, अपने अंदर जो बिखराव है, अपने अंदर जो मतलब स्वार्थ की भावना है, उसको दूर कर सकते हैं। ये इसके लिए जागृति फैलानी। राजनीति को लोग बाग जो है वोट की नीति को राजनीति आजकल मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हुए घूमते हैं कि साहब जो पॉलिटिक्स इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, वो जो उसमें एक शब्द है सबसे पहला पॉलिटिक्स, उसकी डेफिनेशन का किसी को ज्यादातर पता नहीं है, क्योंकि वो वोट का ही खाली जो है चुनाव लड़ना और उसकी बात आ जाती है। बाबा साहब ने डेफिनेशन दी है पॉलिटिक्स की, टू क्रिएट कॉमन विल अमंग पीपल्स इज पॉलिटिक्स। यदि हम लोगों में समान भावना जागृत करने में सफल हो जाते हैं तो हमारी राजनीति भी सफल होगी। उसको वोट नीति कह लो या राजनीति कह लो। सबसे बड़ी विडंबना देश में यही हो रखी है कि वोट की नीति जानते हैं, राजनीति जानते ही नहीं। राज करने के तो सिस्टम जानते हैं, भाई वोट लो, इसकी जातियों में करो, इसमें करो, उसमें करो, सब पैसा फेंको, ये करो, राज तो मिल जाए। लेकिन राज मिलने के बाद नीति क्या होना चाहिए वो कोई है ही नहीं। ना शिक्षा का है, ना स्वास्थ्य का है, ना अर्थव्यवस्था का है। कोई किसी के पास एजेंडा कोई नहीं है। संविधान का अपने जो बचाव रखने का कोई एजेंडा नहीं है। हमने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। मैं भी 2 चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा के। लेकिन हम चुनाव राजनीति में क्यों आए? जब हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि लोकपाल बिल का क्रिएशन हुआ, सारा देश उसको सिर्फ यही मानना था कि ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, ये क्या नाम लोकपाल बिल। सच्चाई क्या थी? सच्चाई आज भी यही है, कल भी वही थी कि ये संविधान के ऊपर नियंत्रण करने की व्यवस्था थी।
बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी हमें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वही सब सर्वोपरि है, उसको उलट करके इन्होंने इलेक्टेड के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बिठाने की व्यवस्था की। ज्यादातर राजनीतिक भी नहीं समझ पाए उसको भाई ये है क्या। हमने मतलब 180 मेंबर पार्लियामेंट को कन्विंस किया, वो समझे, उन्होंने धरना दिया, सब कुछ किया कि साहब इसको पास नहीं होने देंगे, लेकिन वो फिर भी पास हो गया। वो सीधे सीधे शोषण की एक व्यवस्था है, जिस दिन ठीक से लागू हो जाएगा उसी दिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है बहुजन समाज के कर्मचारियों का होगा। ना कोई नियम है ना कानून है, सीधे सीधे आपके घर की चाबी लेकर के, घर अलमारी की चाबी लेकर के आपको सीधे कह दिया जाएगा कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है आप अपने घर बैठिए। अभी आज तो ये तो बहुत विषय लंबा हो जाता है, लेकिन आज आपने मतलब मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करना चाहता हूँ भाई हम एम्प्लॉयज की क्या सिचुएशन है। 50 करोड़ की वर्कफोर्स है भारत, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, उसमें से 25 करोड़ लोग कृषि पे आधारित हैं, एग्रीकल्चर बेस है। बाकी जो 25 करोड़ बचे एम्प्लॉय हैं कितने कुल? आज भी केवल 2.25 करोड़ कर्मचारी हैं पूरे भारत में। और आपको ताज्जुब होगा 1990 में भी 3 करोड़ कर्मचारी थे, यानी 30 साल 32 साल बीत गए, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई और उल्टे कम हो गए। 2.25 करोड़ सरकारों के हैं, मतलब जो राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के, और 1 करोड़ जो है वो निजी वाले। कुल 3 करोड़ एम्प्लॉई हैं 135 करोड़ की आबादी में। अभी ये 3 करोड़ में से बहुत बड़ी संख्या हमारी होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन स्पीड इतनी कम है क्योंकि जो व्यवस्था है जिस लोगों को जिसका जा रहा है वो तो अपना उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। हम लोग जो है इस पोजीशन में है, हम इसको लिबर्टी की तरह ले रहे हैं, आराम से जितना कर लिया उतना हो गया। ये तो कुछ लोगों को बात बता दी, कुछ लोगों में चले गए, कुछ कर लिया तो हो गया, बस समझ लो उतना को, मतलब हम इसको एज ए प्लेजर कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो 1990 से सतर्क है, उसने उसके अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया था 90 में ही, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। हर तरह के जो भी हो सकते हैं, छटनी करना, वो करना, क्या नाम जो है वो सारा बेच देना, सारी संपत्तियां बेच देना, नौकरियां खत्म करना, ये 90 में लागू हो गया था। और सारी आज 90 से आज तक जितनी भी पॉलिसी बनती है वो इस हिसाब से बनती है कि कर्मचारी इनके ना आए, क्योंकि उन्हें खतरा हो गया था कि इनके कर्मचारी आएंगे तो ये समाज में जागृति लाएंगे। लेकिन कोई नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो योजना होती है वही होती है, और वो जो नेचर जो है वो बैलेंस करती है, वो कोई नीति बनाते हैं। लेकिन जी पवन सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो कर्मचारी वर्ग की काफी सारी समस्याएं हैं और समाज की भी समस्याएं हैं, तो इनका समाधान करने के लिए राजनीति पर कैसे वो प्रभाव डाल सकते हैं, या राजनीति उनको अपने कब्जे में रखती है, या राजनीति पर वो प्रभाव डाल सकते हैं? जी मैं यही कहना चाहता कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनमें भी 2 कैटेगरी हैं। जो उस व्यवस्था का फायदा लेकर के जो बाबा साहब ने व्यवस्था की, जो सेवा में आते हैं, उसमें प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के जितने भी हैं, द्वितीय वाले में विनोद कुमार जी आए हैं अभी, लेकिन जो प्रथम श्रेणी वाले हैं वो क्या अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं? वो पे बैक टू सोसाइटी वो भी नहीं करते। जिस विभाग की बात कर रहे हैं विनोद कुमार जी, उसके विभाग के अध्यक्ष अनुसूचित जाति के रहे हैं ना, पता है, मैं समझता हूँ जानते होंगे, ललित मोहन जी रहे हैं, विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या उनके रहते हुए आपके विभाग में न्याय हुआ? नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छी तरह से भली भांति परिचित हूँ उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी से। मैंने भी बाई चांस जो है 37 साल तक सेवाएं दी हैं आपके यहाँ उत्तराखंड में, और आज भी इन्वॉल्व हूँ। आपकी कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, ब्रिजेश की, आपके यहाँ इन्वॉल्व हूँ, आपका काम करता हूँ। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो पे बैक टू दी सोसाइटी होना चाहिए ना जी। हमारे जो हम हैं, मतलब मैं पे क्यों आ गए, हम पे क्यों नहीं है? हम जब तक इस जागृति को नहीं हाथ में लेंगे, राजनीति इस तरह से कोई वैसे हमारे मतलब हमारा खेत नहीं है कि हम जब चाहे जोताएं उसको। अगर आपको राजनीति मतलब जो आपको मतलब शासक वर्ग बनने की बात मैं कह रहा हूँ, शासक वर्ग आप तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप जागृति नहीं लाएंगे समाज।
जी जी जी। अब समाज में जागृति देखिए, सबसे ज्यादा सक्षम अगर कोई है तो वो एम्प्लॉय है, जो प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी के लोग काम करते हैं। मैं समझता हूँ चतुर्थ श्रेणी वालों को तो अपने उनका कपड़ा और भोजन की व्यवस्था ही नहीं कर पाते। जो भी थोड़ी बहुत समाज में जागृति आज तक जितनी भी है भारत में बहुजन समाज के, वो तृतीय श्रेणी के अधिकारियों ने ज्यादा काम किया। सबसे ज्यादा काम तृतीय श्रेणी वालों का है।